बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के ऊपर नज़रें लगी हुई थी। शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था कि पाकिस्तान का नया सिपा सलार कौन होगा। और न सिर्फ नए सिपा सलार आगे, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया गया। उसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तैनाती अमल में लाई गई है। दोनों सीनियर 3 जनरल्स अपनी बाज़ाब्ता तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ 29 नवंबर को संभालेंगे। और इस हवाले से रावलपिंडी में एक बड़ी पुरअसर और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान की आर्मी चीफ के ऊपर दुनिया भर के मीडिया में क्यों इतनी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा था कि हु विल बी द पाकिस्तान आर्मीज़ नेक्स्ट चीफ। और ये इसलिए भी कि कमो बेश 2-3 महीने से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि XYZ बनेंगे, फ़लाने बनेंगे, स्पेकुलेशंस का एक सिलसिला था। ताहम पॉलिटिकल लीडरशिप ने फ़ाइनल फ़ैसला किया और फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ तैनात हुए। और इसमें एक अहम बात भी है कि पहली मरतबा इस तैनाती में फ़ौज में सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा गया है। अब देखना यह है कि नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ अपनी ज़िम्मेदारियां जब संभालते हैं तो इन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर सलामती के महाज पे जो चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह नबर्द आज़मा होंगे, फ़ौज के इंस्टीट्यूशन को सियासत से कैसे दूर रखेंगे, और सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ जो आखिरी तकरीर है, क्या उन नुकात पर अमल दरामद पॉसिबल होगा। इस इंतहाई आज हम तरीन और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू के लिए हमारे साथ बेहतरीन पैनल मौजूद है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकार हैं, दिफ़ाई और अस्करी मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सारिक साहब, सीनियर दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहें और पाक फ़ौज में आला तरीन ज़िम्मेदारियों पर फाइज रहे हैं। जनरल समरेज़ सारिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ नाज़रीन तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर, साबिक़ मंजे हुए सफ़ारतकार एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब। एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने देखा कि कमांड तब्दील हुई और नए आर्मी चीफ की तैनाती अमल में लाई गई और बाज़ाब्ता तौर पे कमांड, जिस तरह मैंने कहा कि 29 नवंबर को यकीनी तौर पे तब्दील होगी और अपनी वो ज़िम्मेदारियां संभालेंगे। लेकिन जब से उनकी नॉमिनेशन हुई है, उन्होंने अहम फैसले यकीनी तौर पे करने शुरू कर दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की भी दी गई है और उसके साथ साथ पाक फ़ौज के एक और बेहतरीन आउट क्लास सोल्जर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात होंगे कर दिए गए हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आप कैसे देखते हैं इन दोनों अपॉइंटमेंट्स को, और कीपिंग इन व्यू जो पूरी दुनिया में तजस्सुस था, दिलचस्पी थी, उसके तनाज़र में, और फिर जहाँ पर हमारी लोकेशन है इस वक्त खित्ते में। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। एक बहुत अहम ये स्टेज थी पाकिस्तान की तारीख में भी, और जिस तरह आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था, और पाकिस्तान का भी जो मौजूदा डिबेट है उसमें मेजर फोकस पिछले चंद हफ्तों से यही रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुश आइंद डिसीजन है और मिच्योर और रिस्पॉन्सिबल अंदाज में दिया गया है, कि जिसमें सीनियरिटी को भी मद्देनजर रखा गया, और जो मुख्तलिफ किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज थी वो दम तोड़ या गई बिल्कुल। अफवाहें कर रही थी, उनका भी खात्मा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली मुल्क जो है सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, जो कि सबसे फंडामेंटल नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर पाकिस्तान ने इस वक्त के जो करंट मोस्ट क्रिटिकल चैलेंजेस हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से हो, चाहे इकोनॉमी के हवाले से हो, चाहे फ्लड रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के हवाले से हो, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से हो, तो ये तमाम तर चैलेंजेस जो हैं, हमारे जो तमाम इदारे हैं और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, वो मुजतमा होके इनका
मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और नॉर्मल रिस्पेक्टेबल स्टेबल रिलेशनशिप हो सिविल मिलिट्री डोमेन में। ये बहुत ज़रूरी है जी। पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दाखिली सतह पे तमाम चैलेंजेस, काउंटर टेररिज्म का इशू है या कोई और इशू है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रीजनल के हवाले से आपने बात की, तो हाल ही में कुछ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात भी हमारे मशरकी हमसाये की मिलिट्री क़यादत की तरफ से सामने आए हैं। इंतहाई इश्तियाल तो ये अंगेज, तमाम इंतहाई इश्तियाल चीज़ें हैं, अंगेज, बिल्कुल। क्या इंतहाई गैर जिम्मेदाराना भी हैं और इश्ताल अंगेज भी हैं। और मैं समझता हूँ कि जो नई पाकिस्तान आर्मी की क़यादत आई है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चूंकि वो स्ट्रेटेजिक डोमेन में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। आप जानते हैं कि जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है जी। उसके वो डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, जो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आपके नाजरीन को बताता चलूँ क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं। जबकि पाकिस्तान आर्मी की जो कमान है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ civil military relations, in terms of military diplomacy, in terms of regional security, in terms of balance of power, in terms of keeping the morale and hopes of Pakistan army high, एंड और पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और कौम की भी कंप्लीट उनके ऊपर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर दुनिया की कोई फौज भी ऑप्टिमली अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती। इसलिए अब जो नई क़यादत आई है उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ेगा। मैं क्विकली बताता चलूं जी। कि सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज उनके लिए ऑब्वियसली यही होगा कि वो जो इस वक्त पॉलिटिकल सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जो एक तनाव की या गैर यकीनी की फजा थी उसको बिल्कुल ज़ायल करे। और मैं उम्मीद रखता हूं कि एक बहुत अच्छी मुस्बत कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट की रिलेशनशिप इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान डेवलप होगी, जो कि इस वक्त मुल्क की सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। और उसके बाद ताकि तमाम जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और क्लैरिटी और टाइमली अंदाज में लिए जा सके, ताकि कोई शक व शुबा ना हो, कोई कंस्पिरेसी ना हो। हमारा दुश्मन जो हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए डोमेस्टिक इन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान जो गैप्स या मिसपरसेप्शंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है, उसको भी डिफीट किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसके बाद गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक जी, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक और स्टेबिलिटी, बिल्कुल। उसके जरिए हम ये जो फ्लड्स का मामला है ये भी बिल्कुल पसे पुश्त पे चला गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान दाखिली इलाकाई तमाम चैलेंजेस का मुकाबला उसी वक्त कर सकता है जब हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बिल्कुल स्टेबल और अच्छे जी। हों। जनरल समरेज सालिक साहब, सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब में बाज़ अहम तरीन सियासी नुकात के ऊपर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सियासत में अगर फ़ौज का कोई किरदार है तो वो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है और फ़ौज आइंदा सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। तो कैसे नई क़यादत जो है इस बात को यकीनी बनाएगी कि मिलिट्री का पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। जिस तरह डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि प्योरली हमारे इस वक्त जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि सियासत के अंदर पार्लियामेंट को करने दीजिए। तो अब नई लीडरशिप सियासत से इस बड़े अहम तरीन अपने इस इदारे को कैसे दूर करेगी? देखिए वतीम साहब, सबसे पहले तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना चाहूँगा। जी प्लीज़। पाकिस्तान में ये अक्सर देखा गया है कि हम फील करते हैं कि आर्मी का एग्जैजरेटेड रोल है सोसाइटी में। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान, जो भी लाइफ पाकिस्तान ने गुजारी है 70 साल 75 साल, इसमें थ्रू आउट ये एक सिक्योरिटी स्टेट रही है। बिल्कुल। और इसके आधे टाइम में तो हमने लिटरली जंगें लड़ी हैं, अपनी जंगें या किसी और की जंगें। तो इस तरह के हालात में मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि मेरे घर में अगर मेरा बड़ा बेटा है उसको मैं ये सारा लीवरेज दे दूं कि तमाम डिसीजंस आप लोगे कि गाड़ी कौन सी होगी, खाना क्या पकेगा, कौन क्या पहनेगा, तो इट इज बट नेचुरल दैट ही विल गेट एन एग्जैजरेटेड रोल इन द हाउस। तो चूंकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट रही है, इसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी ने एग्जैजरेटेड रोल एंजॉय किया है ओवरऑल जो सोसाइटी में। जब पाकिस्तान ग्रो करेगा, इकोनॉमिकली डेवलप करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो रोल है ये टेम डाउन होगा और पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो अपने काम के ऊपर फोकस करेगी। बहुत सारे मौके पे इट वाज समटाइम्स सीन एज अ कंपल्शन, जी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अभी तक मैच्योरिटी नहीं दिखा रही जो कि एक्सपेक्ट की जाती हैं। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था
कि पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम है वो अपने मसाइल को हल करने से फेल है। जी। वो हर दफा पॉलिटिशियंस दे लुक टुवर्ड्स समबडी एल्स, के आर्मी आ जाए, आईएसआई आ जाए, यूएस आ जाए कि हमारे मसाइल हल करें। तो अगर पॉलिटिशियंस अपने जो इफेक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर देंगे, मैच्योरिटी दिखाना शुरू कर देंगे, अहम मुल्की इश्यूज पे इंटरेस्ट को डिबेट करेंगे, सबसे बिल्कुल डिफेंस खारजा पॉलिसी पे बहस डिबेट होगी, करेंगे। बिल्कुल। एग्जैक्टली जब ये कुछ होगा तो डेफिनेटली आर्मी की इन्वॉल्वमेंट और आर्मी की जो जरूरत है वो कम होगी। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपसे ख़ास तौर पे मैं उस स्टेटमेंट पे कमेंट चाहूँगा कि अमरीकी हुकाम ने वाशिंगटन में एक सेमिनार में ये खिताब करते हुए कहा कि जब पाक अमरीका ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात हो, नज़रसानी की बात हो, तो हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात नहीं करते, हम पाकिस्तान के सिपा सलार से बात करते हैं। एंड यू हैव बीन ए टॉप डिप्लोमेट इन फॉरेन ऑफिस। ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं, हमारी मिलिट्री की जो खारजा पॉलिसी में इनपुट है वो उसी तरह चलती रहेगी? अगर तो है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद खारजा पॉलिसी के महाज पे हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। लेकिन अमेरिका ने तो ये सब कुछ कह के आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फारिग कर दिया। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। मतीन साहब बहुत शुक्रिया मतीन साहब। सबसे पहले तो सैयदी और जो जनरल साहब ने कहा है जी, उस पे मेरा पूरा एग्रीमेंट है। सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। ऐसे ही देखिए, है। आप जिक्र कर रहे हैं लीसा कर्टिस का। जी, ये लीसा कर्टिस खातून है जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की एक्सपर्ट समझी जाती थी। बिल्कुल उसकी सरबराह रही हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि उनके इस फिक्रे की कोई रेलेवेंस नहीं है, उनकी कोई सियासी या उनकी कोई हुकूमती पोजीशन ही नहीं है कि वो इस सिलसिले में बात करें। लिहाजा लीसा कर्टिस अगर कहती हैं तो वो एक इंडिविजुअल ने कहा है। इसी तरह का एक इंडिविजुअल है हमारे यानी ईस्टर्न उसमें मुल्क में, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा, उसके पास तो इख्तियारात हैं जी। उसने एक जगह कहा कि जी मैं पाकिस्तान से किस तरह से बात करूं, मुझे तो समझ नहीं आती कि वहां पे फौजी जर्नैल से बात करूं कि प्राइम मिनिस्टर से बात करूं। ये उन्होंने अपनी तरफ से मजाक किया जी। अब ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है इसमें मुझे थोड़ी सी हंसी आई इस बात पे कि नरेंद्र मोदी साहब अब क्या करेंगे। अब जबकि फौज ने ये खुल के पहले तो ये तस्लीम किया कि माजी में सियासत में अमल दखल रहा है और उन्होंने यानी तस्लीम करने के बाद ये कहा कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी। तो सबसे पहला जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है कि अब आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुफ्तगू करें क्योंकि सारे इख्तियारात उसके पास है। अच्छा, अब जो आपने बात की है कि दुनिया कैसे देखती है, देखिए दोनों तरफ से देखना पड़ता है। पहले तो सबसे ये देखना है, मेरा तो बुनियादी सवाल जनरल साहब से भी ये होगा और सैयदी से भी ये होगा कि एक ये फौज का प्रमोशन का नॉर्मल सा एक प्रोसीजर था जी, बिल्कुल। ये नेशनल मेगा इवेंट कैसे बन गया? वाह, बल्कि इंटरनेशनल हिट हो गया। हाँ जी, क्यों बन गया इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब उसमें जो ये जनरल बाजवा साहब की तकरीर का अगर आपने जो यानी जिक्र किया उसका मतन का अगर उसकी रूह को देखें, अगली दफा जब चीफ बनेगा अगर तो सियासत से अलहदगी का फैसला इज्तिमाई है, इनफरादी नहीं है, इज्तिमाई है, इंस्टीट्यूशन का, हाँ इदारा जाती, अगर तो इज्तिमाई है वो तो जाहिर है जब पता लगेगा ना वो कहते हैं कि केक खा के पता लगेगा ना कि कैसा है, वो तो अभी वक्त बताएगा। अगर तो ये इज्तिमाई फैसला है तो मैं आपको अभी से ही एक जो है वो इंडिया दे रहा हूं कि अगली मर्तबा जब नया चीफ बनने लगेगा 3 साल के बाद इंडिविजुअल मैटर नहीं करेगा, उस वक्त ये प्योरली फौजी मामला होगा जिसमें होगा कि जी फौज किसको चाहती है और वो आराम सुकून से जिस तरह पहले हुआ करता था उसी तरह से फौज का जो है सिलसिला। बिल्कुल नाजरीन, इंतहाई फिक्र अंगेज गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद और हम बात करें पाकिस्तान में नई अस्करी क़यादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तैनाती और आर्मी चीफ के ओहदे पे जनरल आसिम मुनीर की तैनाती। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, पिछला दौर हमने जिसे बाजवा डॉक्ट्राइन कहते हैं वो हमने सारा देखा, अपने रीजनल सिक्योरिटी की अप्रोचेस देखी। आपका क्या समझते हैं कि अब इस नई मिलिट्री लीडरशिप के बाद की तैनाती के बाद हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी की अप्रोच होगी उसमें कितना फ़र्क आएगा? क्या उसमें कोई तब्दीली आएगी? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं ब्रीफली जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जी प्लीज। 3-4 जो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिवली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पिछले 6 साल के दौरान, जी जनरल बाजवा के दौरान, वो जो पॉजिटिव्स हैं। एक तो ये कि उन्होंने ये कंप्लीट 6 साल में इंश्योर किया कि जी जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। फौज जो है वो जमहूरी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान ने पहली दफा पब्लिक डोमेन में एक वर्जन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का इजरा किया गया, जिसमें फोकस जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे रखा गया। अच्छा, तीसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीलियां आ रही हैं उसमें भी बाजवा साहब ने ये कोशिश की अपनी इंटरवेंशन के जरिए कि जो बड़ी ताकतों के दरमियान ताकत के तवाजुन में तब्दीली आ रही है उसमें एक बैलेंस को मेंटेन रखा जाए जी। और टेम्पटेशन टू स्विंग ऑन वन साइड को डिस्करेज किया इन्होंने। अच्छा, चौथी चीज ये है कि उन्होंने भारत के साथ भी मुखासमत और बढ़ते हुए बैलेंस ऑफ पावर के चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने एक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, ओवर आर्चिंग अप्रोच रखी। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो फैटफ था, जिसमें ग्रे लिस्ट से हम निकले। तो ये 4-5 चीजें जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन था डिफरेंट डोमेन्स में। इससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान फौज की क़यादत अब ये समझ चुकी है कि उस पाकिस्तान की कौमी सलामती को जो खतरात हैं वो सिर्फ कन्वेंशनल डोमेन में नहीं है, बल्कि वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में भी हैं, और इकोनॉमी, ह्यूमन सिक्योरिटी, फैटफ, फॉरेन पॉलिसी, ये तमाम चीजें नेशनल सिक्योरिटी पे असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को मिल के फैसला साजी करने की जरूरत है, जिसके लिए उनके दरमियान ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का होना क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन है। आई होप कि अगली जो नई लीडरशिप आई है वो इस प्रोसेस को बरकरार भी रखेगी और इसमें मजीद पेशरफ्त का बायस बनेगी। जी जनरल साहब, बड़े अहम nuक्तों की तरफ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली ने इशारा किया, लेकिन आपसे ख़ास तौर पे पूछूंगा, बिल्कुल जो सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ हैं, ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज़ फायर की तजदीद की गई और बहुत नुकसानात हो रहे थे, लेकिन एंड एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान में अस्करी क़यादत तब्दील हो रही है, चेयरमैन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारतीय फ़ौज के नदरन कमांडर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और धमकी आमेज़ बयानात देते हैं। उसके बाद फिर हमने अमित शाह को देखा, उन्होंने भी बाज़ बहुत धमकी आमेज़ स्टेटमेंट्स दिए, जिससे यकीनी तौर पे हिंदुस्तान में मुसलमानों का ओवरऑल ख़ित्ते में एक और इश्तियाल अंगेज़ी फैल सकती है। तो एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश कर रहा है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप पीस की बात कर रही है और इंतहाई मंझी भी हमारी मिलिट्री लीडरशिप आई है, तो क्या नई मिलिट्री लीडरशिप आप हिंदुस्तान की तरफ, मशरकी सरहदों की तरफ सख्त गिरी वाली पॉलिसी रखेगी, बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, या बाजवा वाली पॉलिसी को बरकरार रखा जाएगा? लेकिन हम धमकियों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये भी जहन में रखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना जी प्लीज। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया की जो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं उनसे हमें कोई खतरा नहीं, घबराना नहीं चाहिए, खौफजदा नहीं होना चाहिए, कोई खतरा नहीं है। ये इंडिया जो है, मैं आगे प्रोसीड करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि इंडिया की जो माइंडसेट है उसको समझने की बहुत जरूरत है। इंडिया जो है वो, मैं पूरे साउथ एशिया को जब मैं देखता हूँ तो पूरा साउथ एशिया इस वक्त दुनिया का लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, सबसे ज्यादा गुर्बत वाला रीजन है और सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है जी। और इसके पीछे अगर मैं एनालाइज करूं कि कौन सा वो मुल्क है जो ये सब कुछ, जिसका एक बहुत कलीदी किरदार है इस तरह की इन्वायरमेंट में, कि 500 मिलियन से ज्यादा लोग
अंडर पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं इस रीजन में। तो इंडिया जो है वो बहुत क्लियरली इमर्ज होता है। एम्बेसडर रियाज खोखर साहब ने एक दफा बहुत खूबसूरत बात की थी कि इंडिया बड़ा जरूर है लेकिन इंडिया ग्रेट नहीं है। इंडिया का दिल बहुत छोटा है। इंडिया जो है, मैं तो ये बात करते हुए हिचकिचाता नहीं हूँ कि इंडियंस आर मीन टू द कोर, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि बगल में छुरी और मुंह से राम राम। ये उनका टिपिकल स्टाइल है। उन्होंने किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देखना पसंद किया, किसी को भी ग्रो करते हुए नहीं पसंद किया। वो सेल्फिश हैं। उनकी जो डॉक्ट्रीन है वो तंग नजर है, सेंचुरीज ओल्ड चाणक्य, बहुत तंग नजर है। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आप से तो हम कुछ पूछेंगे ही नहीं, आप तो हिंदुस्तान के मामलात के यानी माशाल्लाह इंडिया एक्सपर्ट हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नई मिलिट्री लीडरशिप जो पाकिस्तान में आई है 29 नवंबर को कमांड संभालेगी? और मैं अगेन रेफ़र करूंगा कमांडर नदर्न कमांड, जिन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान ने लॉन्चिंग पैड रखे हुए हैं, दहशत गर्दों को वहाँ भिजवाया जाता है। इस किस्म के माहौल में पाकिस्तानी नई मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोलिशन है, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ सफारती तनाव में कमी आएगी या इसी तरह बयानात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, टेंशन हाई रहेगी? क्या तब्दीली आती है खारजा पॉलिसी के महाज पे और कीपिंग इन व्यू अवर न्यू लीडरशिप टुवर्ड्स इंडिया? देखिए मतीन साहब, ये जिसका जिक्र आपने किया है, ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं। उपेंद्र, बिल्कुल। मैं तो पहली दफा नाम सुन रहा हूं। मुझे नहीं समझ आ रही कि एक ऐसे मुल्क में जो कहता है कि मैं जी सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हूं, उसमें एक सियासी किस्म का बयान जो है वो एक जर्नैल दे कैसे रहा है जी। जब हम बात करते हैं, हमारा जर्नैल कोई बात करता है तो वो कहते हैं जी कि ये तो सियासी बात है। अब ये को बात करने की है, जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसके बारे में हम फलाना करेंगे और मैं लीडरशिप से ये देखें, मुझे लगता है ये जनरल साहब रिटायर होने वाले हैं या कहते हैं कि हमें हुक्म मिले तो हम आपको ला के देंगे पीओके। एलिजिबली इररेलेवेंट है इस बंदे की ये स्टेटमेंट, इररेलेवेंट है, इसकी मैं कोई हैसियत नहीं समझता। देखिए, हिंदुस्तान का तरक्की की बातें हम सुनते हैं, हिंदुस्तान में जो तरक्की हो रही है, चाहे वो बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी हो या जो यानी उनके डिप्लोमेटिक हालात हैं, जो इतनी ज्यादा उन्होंने ये क्वाड श्वाड ये वो तरक्की उनके एनवायरनमेंट की हो रही है, उनके दिमाग की तरक्की अभी तक नहीं हुई। वाह। उनका माइंड सेट वही है। और ये मैं आपको बात बताऊं कि वहां पे भी जो सियासतदान हैं वो पाकिस्तान के नाम पे सियासत करते हैं। पाकिस्तानी कार्ड खेला जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान है ही उनके पास पाकिस्तानी कार्ड। देखिए, चाइना कार्ड तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, उधर से तो इतनी फेंटी पड़ती है। वाह। आ जाके सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी और फलाना दहशतगर्दी फलाना सब झूठ है, सब बकवास है। असल चीज ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए, और दूसरा उनका एक माइंड सेट जो है। और मैं अगर आपको बताऊं कि ऋग्वेद से लेके अब तक जो है, या इनकी जो सीता गीता है पढ़ लीजिए, वो जो अखंड भारत का इनका तस्वुर है कि उसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, और उसमें एक वन यूनिट जो है वो हिंदुस्तान है। ये उनका ख्वाब था, ये कभी पूरा नहीं होगा। और उसमें जहां तक इस धमकी की बात है, इधर से आईएसपीआर ने फौरी तौर पे जवाब दे दिया था, बड़े बड़े अच्छे अल्फाज में जवाब दे दिया था, और उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है। धमकी आदमी क्यों देता है मतीन साहब जी? धमकी आदमी देता है जब कर नहीं सकता, जब धमकी आदमी देता है कुछ बताने के लिए। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है कि उन्होंने ये जो देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी चीफ का हो रहा है, चलो जी फायदा उठाते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, इंतशार फैलाने की एक कोशिश करते हैं। ये कोशिश नाकाम हुई, हमारा जर्नैल नया आ गया। बाकी 2003 के जो आपने सीज फायर की बात की है, ये एक बहुत बड़ा जनरल बाजवा के जमाने में पेश आया था, जिसकी वजह से अब हम एलओसी पे शेलिंग वेलिंग नहीं सुनते। मेरी दुआ है कि ये काम जो है वो जारी रहे। और हिंदुस्तान ने जो 5 अगस्त 2019 को इकदाम लिए थे, उसके बारे में कोई बातचीत ऐसी शुरू हो, नई लीडरशिप जो आई है हमारी अस्करी, और जो आइंदा आएगी हमारी नए तो कोई यानी जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो ये फैसला है और ये 5 अगस्त 2019 के ये जो इकदामात हैं, इनको वो रोल बैक करे, वापस लेके आए और कश्मीरियों को उनके हकूक दिए जाएं। जी नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक
और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपने पैनलिस्ट से मज़ीद मुख्तलिफ नौइयत के सवालात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम पढ़ते हैं, वक्त इंतहाई कम है लेकिन गुफ्तगू इंतहाई अहम है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, यकीनी तौर पे अगर हम देखें तो सिविल सर्विस में भी इस्लाहाती अमल होता है और उसका मकसद यह है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, नई अप्रोचेज़, नई तब्दीलियाँ, नई चैलेंजेस, नई मिलिट्री लीडरशिप। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि उसको प्रोफेशनली मज़ीद टॉप प्रोफेशनल पार एक्सीलेंस बनाया जा सके? प्रोफेशनली बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूं, ब्रीफली ये बता सकूं क्योंकि ये बड़ा प्रोफाउंड और कम्प्रिहेंसिव जवाब का मुतकाजी है कि एक्चुअली फौज के अंदर इंटरनली बहुत सारे रिव्यू और इम्प्रूवमेंट का सिस्टम कंटिन्यूसली जारी रहता है। इसका ताल्लुक एक इंडिविजुअल से मेरे ख्याल में नहीं होता इतना। मैं चूंकि खुद एनडीयू की फैकल्टी पे भी रहा हूं तो मैं जानता हूं, अभी मेरा पिछले वीक भी लेक्चर था, तो इसमें आपकी चाहे स्ट्रेटेजिक थॉट हो, चाहे आपकी डॉक्ट्रिन हो, चाहे आपकी ट्रेनिंग रिजीम हो, चाहे आपका पोस्चर हो, इसमें कॉन्स्टेंटली रिव्यू इंटरनली चलता रहता है। आलमी सियासत की क्या सूरत हाल है, इलाकाई रीजनल जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, और फिर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फोरम है उसमें इस पे रेगुलर रिव्यू होता है। हाँ, अलबत्ता आपकी ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूं क्योंकि नई लीडरशिप आई है तो एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए लेंस से वो तमाम चीजों को देखेगी और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे भी वो समझते हैं कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, आई एम श्योर वो करेंगे। जी, जनरल समरेज सालिक साहब, जो दहशतगर्दी का एक बहुत सीरियस चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है बलूचिस्तान और साबिक ट्राइबल एरियाज़ में, आपने देखा कि पेशावर में हमले हुए पुलिस के ऊपर, फिर बाजोर, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, आए रोज़ सरहद पार से अटैक हो रही हैं। ये जो चैलेंज है, इससे हमारी नई मिलिट्री लीडरशिप क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली लाएगी, मेजर ऑपरेशन करेगी? स्वात में ऑलरेडी तालिबान आ चुके हैं। जनरल साहब देखिए, जो प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं, 2019 में जब मैंने बुक लिखी थी फाइटिंग शैडोज, जो कि स्पेसिफिक थी टेररिज्म के ऊपर, उसमें मैंने लिखा था कि जो हमने ऑपरेशंस किए हैं अनटिल 2017-18, हमने सक्सेसफुली जो आग थी उसको बुझा दिया है जी। लेकिन इस तरह की आग जब बुझती है तो उसके नीचे स्मोल्डरिंग अंडर द एशेज, जो वो एशेज होती हैं उसके नीचे हल्का फुल्का जो है ना वो चिंगारियां जो है वो रह जाती हैं जी। इनको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम दरकार है और एफर्ट दरकार है जी। पाकिस्तान जो है वो रिपीटेडली मैं ये कह रहा हूं कि बड़े हाथियों की जंगों के सेंटर में रहा है और अब 21वीं सदी की एक नई राइवलरी इमर्ज हो रही है यूएस और चाइना के दरमियान में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फिर उसके सेंटर में आ रहा है जी। तो जो भी हमारे अंदरूनी हालात होते हैं ये फ्लो करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट से फिर रीजनल एनवायरनमेंट पे, जहाँ पे कि इंडिया हर वक्त हमें प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट जी। इंटरनल हमारे चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से फ्लड्स आ गए, तो ये सारी चीजें जो हमें इम्पैक्ट करती हैं जो इंटरनल सिचुएशन पे जी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह मौजूदा डॉक्ट्रिन में होते हुए, मौजूदा एफर्ट्स के दौरान होते हुए, ये जो स्मोल्डरिंग अंडर द एशेज है इसको हम कंट्रोल कर लेंगे जी। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, जो खित्ते पूरे के ऊपर हिंदुस्तान की बालादस्ती के जो उसके अज़ाइम हैं और रीजनल सिक्योरिटी है, इसमें आप हमारी नई अस्करी क़यादत के किरदार को कैसे देखते हैं? कैसे हिंदुस्तान की बालादस्ती के अज़ाइम को हमने नाकाम बनाना है, सिक्योरिटी बैलेंस पैरिटी को हमने बरकरार रखना है, और कीपिंग इन व्यू के बजट के ऊपर भी कट है, कम तरीन वसाइल में हमने पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देनी है, कैसे मुमकिन होगा? देखिए, सिक्योरिटी उसी वक्त मुमकिन होगी जब आपका बावर्ची खाना चलेगा। वाह, बहुत खूबसूरत। बावर्ची खाना उस वक्त चलेगा, बावर्ची खाना उस वक्त चलेगा जब आपकी सियासी गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो खत्म होगी, और ये जो सियासी पार्टियां हैं
ये जो सियासी पार्टियां हैं ये देखें कि भाई अब अपनी 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 हुकूमतों की बजाय इस मुल्क का सोचा जाए। वो जो हाउस टू पुट हाउस, वो जो अपना आपने इन ऑर्डर अक्सर करना बात है, अपने करते हैं, घर को बिल्कुल। दुरुस्त करना है, सारी ही बात वहां से शुरू होती है और वहीं पे ही खत्म होती है। और मुझे कुछ ऐसा अंदाजा हो रहा है जी। कि ये जो आर्मी चीफ अब बन गए हैं नए, उसमें एक नुकसान तो उन सियासतदानों का हुआ है जिसका आपने इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं किया। वो बेचारे क्या करेंगे जो इस पे आसरे में थे कि जी फौज आके हमें मदद करेगी, वाह। अब उनको खुद लड़ना है। अच्छा, अब ये है कि अपने घर को दुरुस्त करना है, फौज की नई क़यादत आ गई, नई सियासी क़यादत भी आ जाएगी, और खुदा के लिए ये सिविल मिलिट्री मिल के करें, और ज्यादा देर नहीं लगेगी कि आपका रोशन मुस्तकबिल आपका इस्तकबाल करने के लिए आपके सामने मौजूद है। वाह, बहुत खूब। नाजरीन, यकीनी तौर पे इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, चाहे माशी, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी के, यकीनी तौर पे नई अस्करी क़यादत पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिल के, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप मिल के पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला करेगी। यही तवक्कुआत हैं और यही हमारी नेक ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान की नई अस्करी क़यादत के लिए। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।